हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था और साथ ही साथ टोटल रजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला को डिराइव किया था। तो आज के लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे और इसके फार्मूला को डिराइव करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल कैसे सोल्व किया जाता है ये देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपने लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। समझिए क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो इसके बेसिक पार्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं और आप इसे आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सबसे पहले समझना होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसकी चर्चा हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है। तो हमने हेडिंग डाल रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोधों का समानांतर संयोजन। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रतिरोध है R1 और एक दूसरा प्रतिरोध है R2 और हमें कहा जाए इसे पैरेलल में कनेक्ट करो। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है, क्या करें, प्रतिरोध के एक सिरे को प्रतिरोध के दूसरे सिरे से अटैच कर दे या जोड़ दे। जैसे एग्जांपल हमने क्या किया, एक प्रतिरोध को ऊपर बना लिया और एक प्रतिरोध को हमने नीचे बना लिया। अब जरा देखिएगा, यह इसका और इसका सिरा एक साथ जोड़ दें और यह सिरा और यह सिरा को एक साथ जोड़ दें। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा आसानी से आप इसे पहचान सकते हो। सारे प्रतिरोध का एक सिरा, लेट सपोज अगर हमारे पास एक प्रतिरोध और होता, लीजिए यह हमारा R3 हो गया, तो ये तीनों प्रतिरोधों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को आसानी से पहचान सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का एक एक सिरा एक साथ अटैच हो और दूसरा सिरा एक साथ अटैच हो। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस कहते हैं। अंडरस्टैंड है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सेकेंड पॉइंट का डिस्कशन करें, लीजिए हमारे पास प्रतिरोध R1 है और प्रतिरोध R2 है। इन दोनों को पैरेलली जोड़ दिया और इसके साथ हमने क्या किया, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। बैटरी का वोल्टेज V है। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो विद्युत धारा का बहाव शुरू होगा, यह विद्युत धारा आगे बढ़ेगा। जैसे ही विद्युत करंट यहां पर पहुंचेगा, जैसे ही करंट यहां पर पहुंचेगा, इसके पास दो रास्ता होगा, एक रास्ता ऊपर की ओर और एक रास्ता नीचे की ओर। तो यहां पर इस नोड पर विद्युत धारा का बंटवारा हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर ऊपर जाने वाला करंट I1 है और नीचे आने वाला करंट I2 है, तो इस प्रकार जो करंट I है दो भाग में बट गया, एक I1 और दूसरा क्या हो गया, I2। तो हम यहां देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट का बंटवारा हो जाता है। जरा देखिए एक बार और रिपीट करता हूं। जैसे आपने बैटरी जोड़ा, विद्युत धारा का बहाव शुरू हो गया। जैसे करंट इस बिंदु पर पहुंचेगा, जिसको हम नोड कह रहे हैं, जैसे इस नोड पर पहुंचेगा तो विद्युत धारा का बंटवारा हो गया। कुछ करंट ऊपर चला गया जिसको हमने I1 माना और कुछ करंट नीचे चला गया जिसको हमने I2 माना। तो इस प्रकार पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर विद्युत धारा का बंटवारा होता है, या कह सकता हूं करंट का बंटवारा होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यानी जो मेन कॉन्सेप्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशंस का यही है कि पैरेलल के अंदर हमेशा करंट का बंटवारा होता है। अब आगे बात करता हूं, जरा देखिएगा। अब बात करता हूं वोल्टेज का। स्टूडेंट्स
मान लेता हूं कि हमारा यह एक प्रतिरोध है और हमारा यह एक बैटरी है। बैटरी का वोल्टेज V है और प्रतिरोध R है। तो नियम कहता है अगर इस प्रतिरोध का एक सिरा इसके साथ जोड़ दिया जाए और इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा इसके साथ जोड़ दिया जाए, जरा देखिएगा, यह प्रतिरोध डायरेक्ट रूप से बैटरी से कनेक्ट है, डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट है। इस प्रतिरोध का एक सिरा यहां से जुड़ा हुआ है और इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहां से जुड़ा हुआ है। तो यह डायग्राम में हमें ऐसा दिख रहा है कि यह प्रतिरोध इस बैटरी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में बैटरी का जो वोल्टेज होता है वही प्रतिरोध का वोल्टेज होता है। तो इस प्रकार अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो प्रतिरोध का वोल्टेज भी V होगा। यानी एक सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई प्रतिरोध बैटरी के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहे तो प्रतिरोध का वोल्टेज वही होता है जो बैटरी का वोल्टेज होता है। जैसे एग्जांपल अगर आपसे बोलूं, लेट्स सपोज यह एक प्रतिरोध है, यह एक दूसरा प्रतिरोध है। अब हमने क्या किया, यहां एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। जरा सोचिएगा, बैटरी का वोल्टेज V है। सबसे पहले इससे देख लीजिए, इस प्रतिरोध को देखिए तो यहां से जाके यहां जुड़ा हुआ है और यह यहां से जाके यहां जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं यह प्रतिरोध इस बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, V। अगर हम इसकी बात करें तो आप इसे देखिए, यहां से यह इस प्रकार और यहां से यह इस प्रकार, तो यह प्रतिरोध भी इस बैटरी के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है इसका वोल्टेज भी V। तो अगर हम रिजल्ट को ध्यान दें तो हमें यही रिजल्ट मिल रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर सभी कंपोनेंट का वोल्टेज हमेशा समान होता है। आप इसे देख लें, इस बैटरी को देखें, सॉरी इस प्रतिरोध को देखें, तो यह प्रतिरोध बैटरी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसका वोल्टेज भी V हो जाएगा। अगर हम इस प्रतिरोध की बात करें तो यह प्रतिरोध भी बैटरी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, सॉरी इसका भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो यहां पर आपको दो बात ध्यान में रखना होगा। पहला पॉइंट कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर करंट का बंटवारा हो जाता है, और दूसरा पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर वोल्टेज हमेशा एक समान होता है, सारे कंपोनेंट्स का वोल्टेज एक समान होगा। जैसे एग्जांपल, अगर हम यहां पर एग्जांपल की बात करें, जरा देखिएगा, लेट्स सपोज यह एक प्रतिरोध है, 20 ओम का प्रतिरोध है, यह एक दूसरा प्रतिरोध है, 40 ओम का प्रतिरोध है, और हमने क्या किया, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। लीजिए, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो 100 वोल्ट है। तो जरा समझिएगा, जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो विद्युत धारा का बहाव शुरू होगा। अब यह विद्युत धारा I यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। जैसे ही करंट इस नोड पर पहुंचेगा तो करंट दो हिस्सा में बढ़ जाएगा। मान लेता हूं इधर जो करंट गया है यह I1 गया है और इधर जो करंट गया है I2 करंट गया है। ठीक है, अब आगे सेकेंड पॉइंट, यह प्रतिरोध है बैटरी के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है इसका वोल्टेज भी 100 वोल्ट होगा। इस प्रतिरोध को ध्यान दें, इस प्रतिरोध का दोनों सिरा बैटरी के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है यह भी क्या होगा, 100 वोल्ट का होगा। तो अब इस डायग्राम को बड़ा ध्यान से देखिए, इस सर्किट में जितना भी कंपोनेंट्स है सबका वोल्टेज समान है, 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट। लेकिन
इस सर्किट के अंदर जितना करंट है सबका मान अलग अलग है। इसमें कितना करंट है, I2 करंट है, इसमें कितना करंट है, I1 करंट है, और इसमें कितना करंट है, I करंट है। तो इस प्रकार हम समझ गए कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर वोल्टेज समान होता है और करंट का बंटवारा होता है। तो इन दो पॉइंट्स को आपको लिख लेना होगा क्योंकि दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए राइट नाउ in parallel combinations, the voltage of each component will be same या equal। दूसरा, the current in each component will be different। इसका मतलब साफ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर वोल्टेज सभी कंपोनेंट का समान होगा, लेकिन विद्युत धारा का मान सभी कंपोनेंट में अलग अलग होगा। मेरे स्टूडेंट, क्या समझ में आपको आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, इसका मतलब हम प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं कि हमारे पास जितना भी सर्किट्स होता है सब कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, सारा सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है। हम चाहते हैं कि सारे प्रतिरोध को हटा करके केवल एक प्रतिरोध लगाना चाहते हैं, केवल एक प्रतिरोध रखना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत सारा नॉलेज आपको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर दिया था, और अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए समझते हैं। स्टूडेंट, लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रतिरोध है R1, हमारे पास दूसरा प्रतिरोध है R2, और हमारे पास एक तीसरा प्रतिरोध है R3। हमने क्या किया, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है। R1, R2 और R3 क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में होने की वजह से सारे कंपोनेंट का जो वोल्टेज होगा समान होगा। तो इसका मतलब है इस प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा वो V होगा, इस प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा वो भी V होगा, और इस प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा वो भी V होगा। अब यहाँ पर माना कि विद्युत धारा I का बहाव शुरू होता है। जैसे करंट इस बिंदु पर पहुंचता है तो ये करंट तीन भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीन रास्ता है। मान लेता हूं करंट इसमें I1 चला गया, इसमें करंट I2 चला गया, और इसमें करंट I3 चला गया। इसका मतलब है I जो धारा है तीन भाग में बट गया, I1, I2 और क्या I3। लेकिन तीनों कंपोनेंट का जो वोल्टेज होगा वो बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो चलिए ना समझते हैं। यहाँ पर है, आप इस नोड पर किरचॉफ्स का नोड लॉ लगा दीजिए। अप्लाई
किरचॉफ्स नोड लॉ। जैसे इस नोड पर किरचॉफ्स का नोड लॉ लगाइएगा तो नोड लॉ कहता है इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इस नोड पर आने वाला जो धारा है केवल आई है, तो आई बराबर इस नोड से जाने वाला जो धारा है वो I1 है, I2 है, I3 है। तो इस प्रकार I1 प्लस I2 और प्लस I3। क्या स्टूडेंट्स, क्या कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। इस नोड पर हमने क्या लगा दिया? किरचॉफ्स का नोड लॉ लगा दिया। नोड लॉ कहता है किसी नोड पर आने वाला धारा हमेशा जाने वाला धारा का बराबर होता है। तो इस नोड पर आने वाला धारा I है और जाने वाला धारा I1, I2 और I3 है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस क्या हो गया? I3। चलिए इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है? I1, I2 और I3 का मान निकाल देना है और यहां पर रख देना है और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए I1 का मान निकालते हैं। I1 इस प्रतिरोध में बह रहा है, इसे बाहर कर लीजिए। इसमें I1 धारा बह रहा है, इसका वोल्टेज V है और इसका जो प्रतिरोध है वो R1 है। अगर हमको I1 निकालना है तो हमें इस प्रतिरोध को देखना होगा। अगर हमें I2 निकालना है तो हमें इस प्रतिरोध को देखना होगा। अगर हमें I3 निकालना है तो हमें इस प्रतिरोध को देखना होगा। तो अभी हमें I1 निकालना है तो हम इस प्रतिरोध को देख रहे हैं। इस प्रतिरोध का मान R1 है, इस प्रतिरोध का वोल्टेज V है और इस प्रतिरोध में जाने वाला धारा I1 है। तो हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। तो ओम्स लॉ कहता है अप्लाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता है V बराबर I इंटू R। इसका मतलब है I बराबर V बटा R। तो I की जगह पर हम I1 लिखेंगे, V की जगह पर हम V लिखेंगे और R की जगह पर हम R1 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमें एक फार्मूला कैलकुलेट हो गया, I1 बराबर V बटा R1। क्या स्टूडेंट, कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? नहीं। इसी प्रकार आप I2 कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप I2 कैलकुलेट करेंगे तो I2 बराबर V बटा R2 और इसी प्रकार जब आप I3 कैलकुलेट करेंगे तो I3 बराबर V बटा R3। तो इस प्रकार हमने I1, I2 और I3 कैलकुलेट कर लिया। अब तीनों का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखने जा रहे हैं। तो चलिए इन तीनों का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। हमारा जो समीकरण नंबर 1 है वो I बराबर था I1 प्लस I2 प्लस I3 और I1 का जो मान था वो V बटा R1। इसी प्रकार I2 का जो मान था V बटा R2 और जो I3 का मान है वो V बटा R3। तो इस प्रकार सारे मान को हम यहाँ रख देते हैं। तो I बराबर V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3। V कॉमन है तो I बराबर V 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3। अब क्या करें, V को नीचे ले आइए। तो I बटा V बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। चलिए अब हमें क्या करना है, यहां देख लीजिएगा। हमारा जो सर्किट था इस प्रकार था, ध्यान से देखिएगा। ये R1, R2 और R3 और यहां पर एक बैटरी था। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना। मतलब कि
टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना। तो टोटल का मतलब क्या होगा, R1 R2 और R3 को हटा देना है और उसको हटा करके उसके समतुल्य एक नया प्रतिरोध लगा देना है। तो जैसे R1 R2 और R3 हटाएंगे तो उसकी जगह पर हमने क्या किया, एक नया प्रतिरोध लगा दिया। उसके इसको हटा के इसके जगह पर हमने एक नया प्रतिरोध लगा दिया, जिसको हमने क्या बोला, R इक्विवेलेंट। यह R इक्विवेलेंट R1 R2 और R3 का समतुल्य है। यानी एक तरफ तीनों प्रतिरोध और एक तरफ R इक्विवेलेंट दोनों समान होगा। इस प्रकार यह जो प्रतिरोध है R इक्विवेलेंट है, बैटरी का वोल्टेज V है। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा I का बहाव शुरू होगा तो आप इस पर ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो ओम्स लॉ कहता है V बराबर I इंटू R। तो V रह जाएगा, I तो I रह जाएगा, लेकिन R के जगह पर आपको R इक्विवेलेंट लेना होगा। दिस इज द R इक्विवेलेंट। हमें क्या चाहिए, V को इधर भेज दीजिए और R को इधर भेज दीजिए। तो यह 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा I बटा V। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे काम कर ले, समीकरण नंबर 2 इसे मान ले, ऐसे समीकरण नंबर 3 मान ले। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को आप गौर से देखिएगा। I बटा V बराबर 1 बटा R इक्विवेलेंट और I बटा V बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो क्या I बटा V का मान हम यहां रख देते हैं, या I बटा V का मान हम यहां रख देते हैं। तो 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। लीजिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशंस। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर अगर टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आपको इसी रिजल्ट का सहारा लेना होगा, इसी रिजल्ट का मदद लेना होगा। 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। एक बार और रिपीट कर लेता हूं। अगर हमारा प्रतिरोध पैरेलल के अंदर है और हमें टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इसे ध्यान से रखिएगा। तो इस प्रकार 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखा। सबसे पहला पॉइंट्स, पैरेलल के अंदर करंट का बंटवारा होता है। दूसरा पॉइंट, पैरेलल के अंदर वोल्टेज समान होता है। तीसरा पॉइंट, पैरेलल में टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का जो रिजल्ट आया 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये तीनों रिजल्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए, क्या है एग्जाम्पल, जरा समझिएगा। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इस तरह का एक सर्किट है, एक 2 ओम है, एक 4 ओम है, यह एक बैटरी है 10 वोल्ट की, और हमसे पूछा जाए पहला R इक्विवेलेंट बताइए, और दूसरा पूछा जाए करंट का मान बताइए, I का मान बताइए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है R इक्विवेलेंट, यानी समतुल्य प्रतिरोध, मतलब टोटल प्रतिरोध। यहां पर 2 प्रतिरोध है, यह और यह, दोनों पैरेलल में है। देखिए तो यह और यह पैरेलल में है। इन दोनों का एक सिरा एक साथ है, इन दोनों का एक सिरा एक साथ है। हम सीधे फार्मूला लगा देंगे 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2।
तो 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/4। तो 1/R बराबर इसका एलसीएम ले लिए तो 4 हो गया, 2 + 1 3/4। हमें केवल R चाहिए, इसको उल्टा कर दीजिए तो R बराबर 4/3 इतना ओम, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर आपको करंट ज्ञात करना है तो अब हमें सिंपल सर्किट का निर्माण करना होगा। सिंपल सर्किट तो सिंपल सर्किट कहता है कि जितना भी प्रतिरोध है उसको हटा करके उसके जगह पर केवल एक प्रतिरोध लगा दीजिए। तो ठीक है, यहां पर 2 प्रतिरोध है, इन दोनों को हटा दिया, लीजिए इन दोनों को हटा दिया, नीचे बैटरी वही है, 10 वोल्ट की बैटरी है। अब बताओ, इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया, तो जैसे इन दोनों को हटाएंगे तो इन दोनों का जो समतुल्य है कितना है, 4/3 यहां पर जोड़ दीजिए, 4/3 ओम। अब आपको करंट ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है, तो आई बराबर होता है V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना होगा, 10 होगा, और R इक्विवेलेंट कितना होगा, 4/3 होगा। 3 को ऊपर ढकेल दीजिए, तो 10 × 3/4 2 5 मतलब 15/2 बराबर 7.5 एम्पियर। क्या स्टूडेंट्स, चाहे जितना भी क्वेश्चन क्यों न रहे, आपको इसी तरह बनाना है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, पैरेलल का फार्मूला लगाना है और R इक्विवेलेंट ज्ञात कर लेना है। स्टेप 2 क्या करना है, सिंपल सर्किट का निर्माण कर लेना है, सारे प्रतिरोध को हटा करके एक प्रतिरोध से रिप्लेस कर देना है, और R इक्विवेलेंट का मान यहाँ पर 4/3 था, और उसके बाद I बराबर V/R इक्विवेलेंट, V 10 है, R 4/3 है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 7.5 एम्पियर आएगा। तो चलिए ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूं, इसे बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे यह हो जाएगा कि थ्योरी मजबूत हो गया है, यानी थ्योरी समझ में आ गया है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको देता हूं केवल इसलिए देता हूं ताकि हमें पता चल सके जो थ्योरी की जो बारीकी पॉइंट्स है, जो कॉन्सेप्ट पॉइंट है, वो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आप इसे जरूर बना के दिखाइएगा। क्वेश्चंस है, हमारे पास 3 प्रतिरोध है, यह है 2 ओम का, यह है 4 ओम का, और यह है 6 ओम का, और यहां पर 100 वोल्ट की बैटरी है। आपको बताना है कैलकुलेट, सबसे पहला R इक्विवेलेंट है, और दूसरा कैलकुलेट करना है करंट इन द सर्किट। चलिए आप इसे बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें डिस्कशन करना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो निचोड़ पॉइंट है, कौन कौन ऐसा पॉइंट है जो हमें से हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ जो देखने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने जा रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशंस का। चलिए यहाँ पर हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो राइट डाउन हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। आइए सबसे पहला पॉइंट्स है पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर करंट डिवाइड हो जाता है, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग विद्युत धारा का बहाव होता है। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट्स है
एक बार समझ लेता हूं, जो सेकेंड पॉइंट्स है सभी पार्ट्स के अंदर वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। तो इसको थोड़ा सा इसे नोमेरिकल से समझ लेने में आसानी होगा, इसे नोमेरिकल से समझने की पूरी कोशिश कीजिए। जैसे एग्जांपल, पहला पॉइंट है इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस in the different path has different amount of current, different amount of current, different amount of current। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर अलग अलग परिपथ पर करंट का मान अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसी पर हम क्या करता हूं, इसे नोमेरिकल से जल्दी समझा ले जाऊंगा। थ्योरी उतना बेहतर नहीं हो पाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, नोमेरिकल से जल्दी आप समझ जाएंगे इस पॉइंट्स को। जब देखिएगा तो आप लेट्स सपोज यह 5 ओम का प्रतिरोध है, ये 20 ओम का प्रतिरोध है, इसे एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। बैटरी है 100 वोल्ट का। तो आपको यहां पर कितना पथ दिख रहा है, यहां पर 3 पथ दिख रहा है। एक पथ जिसमें विद्युत धारा का मान I है, एक दूसरा पथ जिसमें विद्युत धारा का मान I1 है, एक तीसरा पथ जिसमें विद्युत धारा का मान I2 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि I1 और I2 इन तीनों का मान बताइए। अभी आपसे कहा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर अलग अलग पथ पर अलग अलग विद्युत धारा का बहाव होता है, उसकी मात्रा अलग अलग होती है। आपके सामने हमने एक परिपथ दिया, एक सर्किट दिया, इस सर्किट में कितने पथ दिख रहा है, एक पथ, 2 पथ, 3 पथ, और तीनों पथ में अलग अलग विद्युत धारा का मान है। इसमें I है, इसमें I1 है, इसमें I2 है। जरा देखिएगा, यह हमारा नोड है, नोड, यह हमारा नोड है, लीजिए नोड। I जो करंट है वो I1 और I2 में बट गया, तो हमसे पूछा गया है कि I1 और I2 का मान कैसे ज्ञात करें। तो चलिए ना, इसे ज्ञात करने का कुछ स्पेशल स्टेप्स होता है, उसी स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो इस तरह का प्रश्न आसानी से बन जाएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लें। ऐसे प्रश्न में R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लें तो फार्मूला होता है 1/R इक्यू बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आगे तो 1/R इक्यू बराबर 1/R1 यानी 1/5 और प्लस 1/20। अब इसे सोल्व कर ले तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 20, 4 प्लस 1। अब इसी से डायरेक्ट कर देता हूं तो R इक्विवेलेंट बराबर 20/5 बराबर कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से, अगर I का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों प्रतिरोध को हटाइए, इन दोनों प्रतिरोध को हटाइए और उसके जगह पर एक ऐसा प्रतिरोध लगाइए जो कितने ओम का हो, 4 ओम का। तो इन दोनों को हटा दिया और इनकी जगह पर 4 ओम का प्रतिरोध लग गया। बैटरी तो चेंज नहीं करना है, बैटरी जो पहले था वही बैटरी अभी है। लीजिए, अब बताइए बैटरी से करंट कितना निकल रहा है, I निकल रहा है। तो बैटरी है, बैटरी से करंट कितना निकल रहा है, I निकल रहा है। बैटरी का वोल्टेज 100 वोल्ट है।
अब बताइए, क्या इस पर हम ओम्स लॉ अप्लाई करके क्या आई का मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई कीजिएगा तो आई बराबर होगा V बटा आर। तो आई बराबर V की जगह पर कितना 100 और आर की जगह पर कितना 4। जब कैंसिल हो गया तो इसका मतलब है आई का जो मान आया है वो 25 एम्पियर आया है। ये काम तो हो गया। क्या किया हमने? आर इक्विवेलेंट निकाल लिया और आर इक्विवेलेंट निकाल करके क्या करना है, इन दोनों प्रतिरोध को हटा देना है और इनकी जगह पर आर इक्विवेलेंट लगा देना है। अब यह सिंपल सर्किट प्राप्त हो गया और यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दीजिए, आई बराबर V बटा आर, और इस प्रकार जो आपका आंसर आ गया, कितना आ गया है 25 एम्पियर आ गया है। चलिए ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेट करना है I1 का मान। तो I1 का मान यहां देखिए, हमारा जो I1 धारा है इसमें जा रहा है, लीजिए इसमें धारा जा रहा है, I1 धारा इसमें प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रतिरोध को सीधे बाहर निकाल लीजिए। इसका मान 20 ओम है और इसका जो वोल्टेज होगा 100 वोल्ट होगा और धारा कितना है I1। तो इस प्रकार I1 बराबर V बटा आर, V बराबर 100 और R की जगह पर 20, तो 20×100 5 एम्पियर और I1 का मान 5 एम्पियर। अब I2 की बात करता हूं। तो I2 इसमें बह रही है, इस पार्ट में बह रहा है, I2 इसमें बह रही है। तो अगेन इस पार्ट को बाहर लाइए। 5 ओम प्रतिरोध है, करंट I2 है, अब वोल्टेज कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहां पर I2 बराबर V बटा आर 100 और बटा आर 5 20 एम्पियर। इस प्रकार I2 का जो मान होगा वो 20 एम्पियर का होगा। इसका कोई थ्योरी नहीं था, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पैरेलल में करंट का मान अलग अलग ब्रांच में अलग अलग है तो कैसे निकाला जा सकता है। तो इस सर्किट में हमें 3 ब्रांच दिख रहा है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच दिख रहा है, और तीनों में करंट का मान कैसे निकलेगा हमने आपको पढ़ा दिया। चलिए एक होमवर्क देता हूं, इसे बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। इससे पता चल जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया है 100% क्लियर हो गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए, हमारे पास एक प्रतिरोध है 2 ओम का है, एक दूसरा प्रतिरोध है 4 ओम का है और एक तीसरा प्रतिरोध है 8 ओम का है। यहां पर एक बैटरी है, 100 वोल्ट की बैटरी है। जरा देखिएगा, पैरेलल में है, कितने ब्रांच जाएंगे? तो एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच। तो इस प्रकार कितना करंट का बहाव हो रहा है? एक I हो रहा है, एक I1, एक I2 और एक I3। तो आपको क्या करना है? फाइंड I1, I2, I3। सारे सिद्धांत जो हमने पढ़ाया है उसी को फॉलो करना है और बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना है। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रतिरोध 4 ओम का है और दूसरा प्रतिरोध 8 ओम का है और हमसे कहा जाए कि R इक्विवेलेंट निकालिए। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। तो 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर
1/4 प्लस 1/8, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 8, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 3/8, ऊपर भेज दीजिए। तो r इक्विवेलेंट बराबर 8/3। अगर 8/3 को सोल्व कीजिएगा 2.6 है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, जो r इक्विवेलेंट का जो मान आया है वो इसके मान से कम है, और साथ ही साथ r इक्विवेलेंट का जो मान आया है वो इसके मान से कम है। तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट यहां आ रहा है। पैरेलल के अंदर r इक्विवेलेंट इंडिविजुअल प्रतिरोध से कम होता है, यानी R इक्विवेलेंट का मान जो होता है इन दोनों प्रतिरोध से क्या है, कम है। इन दोनों क्या, अगर इसके जगह पर हजारों प्रतिरोध होता तो R इक्विवेलेंट का जो मान होता है प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होगा। तो इस प्रकार हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें मिनिमम मान देता है। जब कभी हमसे कहा जाए कि मिनिमम मान निकालिए, प्रतिरोध का मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो आपको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। और जब प्रतिरोध का मैक्सिमम मान निकालने के लिए कहा जाए तो आपको सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कभी भी आपसे कहा जाए कि प्रतिरोध का मिनिमम मान निकालो, या किसमें प्रतिरोध का मिनिमम मान होता है, सीरीज में या पैरेलल में, तो आपको पैरेलल में जवाब देना है। क्योंकि जरा देखिए तो R इक्विवेलेंट का मान इससे भी कम है और इससे भी कम है। तो यहां पर एक नोट्स लिख लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशंस always gives minimum value of resistance, minimum value of resistance। ये आपको क्या करेगा, प्रतिरोध का न्यूनतम मान देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट की ओर स्टूडेंट, यहां पर आपको क्या कर रहा हूं, एक रेडीमेड रिजल्ट दे देता हूं। इस रिजल्ट का इस्तेमाल आप डायरेक्टली कीजिएगा न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। वो क्या है जरा समझिएगा। लेट्स सपोज यह एक प्रतिरोध R1 है और यह एक दूसरा प्रतिरोध R2 है, और आपसे कहा जाए फाइंड R इक्विवेलेंट। तो एक तरीका है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब दूसरा तरीका है इसी को सोल्व करके एक रिजल्ट तैयार कर लेते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम ले लीजिए, R1 और R2, ये R2 और प्लस R1 उल्टा कर दीजिए, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2। ये आपकी मर्जी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। चाहे तो आप सीधे इसको याद रखिए या डायरेक्टली आप इसको याद रखिए। ये यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा जहाँ पर दो प्रतिरोध हमारे पास सर्किट में मौजूद है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है, पहचान कैसे करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर जो टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो प्रूफ किया, इसके ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने देखा। तो इस प्रकार हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को कवर किया, सारे कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। और अब ऐसे वीडियोज को बार बार देखिए और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, और होमवर्क को जरूर बनाइए, क्योंकि होमवर्क से ही पता चलेगा कि लेक्चर आपको 100% समझ में आ रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मेरा जो अगला लेक्चर होगा न्यूमेरिकल्स का होगा। सीरीज और पैरेलल्स के ऊपर जितना भी वैरायटीज का क्वेश्चंस बनते हैं, सारे वैरायटी का एक एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर कर देंगे, और बाकी सारा आपको बुक का इस्तेमाल करके बनाना है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बार वीडियोज को जरूर देखिए। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर और मन से पढ़ते रहिए और हम मन से पढ़ाते रहेंगे। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। ठीक है, बाय बाय।